जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम ये सेट कर रहे हैं ना, ये केवल सेट ही नहीं है। यहाँ पे मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी पॉइंट नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट तो करना ही करना, उसके साथ जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा वो भी नोट करना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना, यहीं से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों आज हम लोग जो कर रहे हैं सेट नंबर 9 कर रहे हैं। दोस्तों मैं जितने भी आपके सेट करा रहा हूँ, जब भी आप पेपर देने जाएंगे ये मान चलना कि कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर सेट से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, आप जब भी पेपर देने जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है स्टार्च से क्या संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपको दानापुर जडारो में पूछा गया था और वहां पे इसके 4 ऑप्शन ऐसे आपके दिए गए थे। पहला था ग्लूकोज है, दूसरा है फ्रक्टोज है, तीसरा है सुक्रोज है और चौथा है गैलेक्टोज है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या संबंधित हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक ये बताइए जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र नोट करना C6H12O6। ये किसका होता है, ग्लूकोज का आपका ये सूत्र हो जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक दिया जा रहा है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है, अगर आपसे ये पूछता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है, तो वहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका होगा क्या, फ्रक्टोज। कभी भी पूछे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है, वो आपका हो जाएगा क्या, फ्रक्टोज आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि ये बताइए कृत्रिम रूप से, अगर यह लिखा प्राकृतिक रूप से, यहाँ पे अगर ये हमसे पूछा जाता है ये बताइए कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठा क्या होता है, कृत्रिम रूप से सबसे मीठा क्या होता है, वहां पे आपका हो जाता है सैकरीन। वहां पे क्या नोट करना, वहां पे हमारा होता है जो सैकरीन होता है, ये आपका कृत्रिम रूप से सबसे आपका मीठा होता है। और सैकरीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये भी नोट कर लें। सैकरीन होता है, इसका ज्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग आपका होता है बर्फ उद्योग में, इसका सबसे ज्यादा आपका सैकरीन का उपयोग किया जाता है। और दूसरे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है, वो तो हमें सभी को पता हो गया, फ्रक्टोज होता है। अब फ्रक्टोज पाया किस में जाता है, जैसे अब जो आपका शहद होता है, शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज आपका पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि ये बताइए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो नोट करना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसका सूत्र भी नोट करना है, क्या होता है, CH2O का होल ट्वाइस, पूरे का हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाता है। और एक ये बता दीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, तो कितनी ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रखिएगा, 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट याद करने, सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो दांत का शिखर किसका बना होता, और ये लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो दांत होता है, दांत का शिखर किसका बना होता है, इसका शिखर बना होता है डेंटिन का। क्या किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए दांत होता है, दांत का जो बाहरी परत होती है, दांत की कौन सी परत होती है, जो आपकी बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, वो आपकी एनिमल की बनी होती है। और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है, क्या होता है, ये एनामल होता है। आपसे क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछेगा, ये बताइए कि हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वहां पे हमारा आंसर एनिमल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डेंटिन, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता 3 नंबर आता, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी हार्मोनल बीमारी है। इन जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें हमें ये बताना कौन सी आपकी हार्मोनल बीमारी है।
तो पहला जुकाम है, घेंघा है, ट्यूबरकुलोसिस है और लेप्रोसी है। तो इसमें जो आपका घेंघा दिया जा रहा है, घेंघा एक ऐसी बीमारी होती है, ये आपकी हार्मोनल बीमारी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों होता है कि जो आपकी थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन जब गले में क्या होता है कमी होती है, तो कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग आपका वहां पे हो जाता है। तो याद रखना कौन सा हार्मोन की कमी होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस दिया जा रहा है, इसको हम मान लो टीबी के नाम से हम भी जानते हैं, इसे टीबी बोला जाता है। और इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी इसे कहा जाता है। अब यह रोग जो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम एक ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये याद रखना कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है या टीबी रोग होता है, ये किससे होता है? ये आपका माइकोबैक्टीरियम एक ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से आपका ये रोग आपका हो जाता है। और इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका लेप्रोसी दिया जा रहा है, ये होता है क्या है? लेप्रोसी क्या होता है? इसको हम जानते हैं कोढ़ के नाम आपने सुना ही होगा, ये कोढ़ के नाम से भी जानते हैं, या आप कुष्ठ नाम से जानते होंगे, कुष्ठ नाम से जानते, इसे लेप्रोसी बोला जाता है। ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से आपका होता है। और इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? कौन सी दवा दी जाती है? वो आपके एमडीटी जो दवा होती है, यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी, दवाओं का प्रयोग इसके इलाज के लिए आपका किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? जो कटहल होता है में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये यहाँ पे पूछा गया और ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह आपका होगा सहपत्र और परिदंडपुंज जो दिया जा रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अभी जो ये क्लास हो रही है, इसको मैं एप्लीकेशन में आपको अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कल मैंने आपको 50 सेट यहाँ पे अपलोड किए हैं प्रैक्टिस सेट के, जो आपके सारे मैंने वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रखे वहाँ पे, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाह रहे हो तो एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको 50 सेट मिल जाएंगे। और 50 सेट सेम टू सेम वैसे ही होंगे जैसे आपका न्यू पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहे तो एप्लीकेशन में जाके ले सकते हैं। और ये कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट होंगे आपको पूरा वैसा ही लगेगा जैसा आपका पेपर होता है, पूरा टाइम मैनेजमेंट होगा। और वहाँ पे आपकी रैंक क्या आ रही, सारा कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो लड़के एसटी दे रहे हैं कि किसकी क्या रैंक है, सारा कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जो आपने नोट्स ले रखे हैं, नोट्स तैयार करते चलना। और जो यहाँ पे मैं रिवीजन क्लास कराता हूँ, ये क्लास लेके चल रहा है, आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए उसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ पूरी कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। वो नोट्स तैयार कर लेना। और जो यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखते रहिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? और ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लें, जो हमारा दिया गया ओपेरिन, क्या दिया जा रहा? ओपेरिन दिया जा रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये पुस्तक लिखी कब गई थी? ओपेरिन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई 1936 ईस्वी में आपकी पुस्तक लिखी गई थी। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? क्या पूछा जा रहा है? एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो एक तो कितनी बार सांस लेता है? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? 14 से 18 बार हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ जहां पे इसके ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, लेकिन वहां पे जो भी ऑप्शन आपके दिए जाएंगे 14 और 18 के बीच में ही होंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में 15 दे दे, हो सकता है आपको केवल 16 लिख के दे दे, या हो सकता है केवल 17 ही आपको लिख के दे दे। तो जब भी ऑप्शन आपको दिखाएगा इनके बीच में आएगा, या तो ये संख्याएं आपकी 14 या 18 आएंगी। तो ये याद रखना कि इसके ऑप्शन आपके अलग अलग हो सकते हैं। जब ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, और यही क्वेश्चन जब आपको दानापुर जडारो में आया था तो वहां पे क्वेश्चन केवल 16 लिखा हुआ था। तो आप जब भी राइट आंसर करेंगे तो 14 और 18 के बीच जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी जंतु कौन से होते हैं ये इसमें पूछा जा रहा है। एक तो दोस्तों जो यहाँ पे जोंक दिया जा रहा है, जोंक क्या होता है, जोंक हमारा द्विलिंगी होता है, और इसके जोंक तो द्विलिंगी हो गया, और एक द्विलिंगी और क्या होता है, केचुआ होता है। एक क्या होता है, जो केचुआ होता है, केचुआ भी क्या होता है हमारा द्विलिंगी आपका हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो द्विलिंगी कौन सा होता है, एक तुम्हारा जोंक भी हो जाता है और एक क्या होता है, केचुआ भी हो जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जीव वैज्ञानिक 5 जून को किस दिन के लिए मनाते हैं, यानी किस दिन के लिए मनाते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, किस रूप में मनाते हैं, वो मनाते हैं विश्व वातावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, विश्व वातावरण दिवस, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें क्या पूछा गया, जो ईस्ट होता है, ये ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट क्या होता है नोट कर लेना, ईस्ट क्या होते हैं, ये होते यूकैरियोटिक होते, क्या होते हैं आपके, ये होते यूकैरियोटिक होते। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताइए, जो एक कोष की जीव कौन से होते हैं, एक कोष की कौन से होते हैं, वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एक कोशिकी आपके कहलाते हैं। तो जैसे कि आप जान सकते हैं, जो आपका युगलीना हो गया, एक कोशिकी कौन सा होता है, जैसे आपका युगलीना होता है, युगलीना क्या होता है, ये आपका एक कोशिकी हो जाता है। और जो बहुकोशिकी कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है, वो बहुकोशिकी कहलाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जो मैन हो गया, जो आदमी हो गया, कौन क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और जो डॉग हो गया, डॉग भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय हो गया। जो टाइगर हो गया, टाइगर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। आप ये भी सारे पॉइंट याद करना कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 10 नंबर हमसे पूछा गया कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी कोशिका होती है, एक पॉइंट और याद करना कि जो कोशिका होती है इसमें आपका राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है, लिख लेना, क्या पाया जाता है, राइबोसोम कोशिका में आपका पाया जाता है। और इससे होता है क्या, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो राइबोसोम दिया जा रहा है, राइबोसोम जो हमारा दिया जा रहा है, इससे क्या होता है, इससे आपका जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का आपका संश्लेषण भी आपका होता है। ये याद रखना कि कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में आपका राइबोसोम पाया जाता है। इससे क्या होता है, प्रोटीन का आपका संश्लेषण आपका होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और अगला जो क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ये बताइए, जो हीमोफीलिया होती है इसको अन्य नाम क्या होता है। तो इसका जो अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम नोट करने क्या होता है, ये होता है आपका रॉयल डिसीज। इसे क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रॉयल डिसीज के नाम से क्यों इसे जाना जाता है, यह बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया था, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। और ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन बना हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है अधिकतम किस प्रकाश के लिए होती है, ये किस प्रकाश के लिए होती है, ये आपकी हो जाती है लाल प्रकाश के लिए होती है। किस प्रकाश के लिए होती है, लाल प्रकाश के लिए होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये पूछ लेता है कि ये बताइएगा, जो हरा प्रकाश दिया जाता है, तो हरे प्रकाश में क्या होता है, तो हरे प्रकाश में नोट करना, प्रकाश संश्लेषण आपका होता ही नहीं है। जो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपका हरे प्रकाश में नहीं होता है, हरे प्रकाश में आपका नहीं होता है, ये भी याद रखना। और दोस्तों एक पॉइंट और याद नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, अगर यहीं पे ऑप्शन हमारा दिए तो बैंगनी रंग, एक ये भी नोट कर लेना, बैंगनी रंग होता है। तो बैंगनी रंग में क्या होता है, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर ये आता है कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, कौन सा रंग होता है, वहां पे हो जाता है वहां बैंगनी रंग हो जाता है। यानी कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो बैंगनी रंग में आपका होता है, और लाल में सबसे ज्यादा होता है। और जो आपका ये हरा प्रकाश दिया जा रहा है, हरे प्रकाश में बिल्कुल आपका नहीं होता। ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन आता है, 13 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है, और ये आपका नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट करना बायो संदीप्त, क्या हो जाएगा, बायो संदीप्त जो हमारा दिया गया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो जुगनू होते हैं ना, इसमें आपका एक ल्यूसीफर्न एंजाइम होता है, क्या होता है, ल्यूसीफर्न एक एंजाइम होता है जो हवा के संपर्क में आने पर ये आपका एक पिगमेंट बनाता है, और जिसके कारण क्या होता है, जुगनू से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कौन सा उसमें एंजाइम होता है, एंजाइम का नोट करना, जो जुगनू होता है, जुगनू में कौन सा एक एंजाइम होता है, नोट करना, क्या होता है, ल्यूसी, नोट कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ल्यूसीफिर नाम का एक एंजाइम होता है, और जो क्या होता है, हवा के संपर्क में आने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि दृष्टि की यथार्थता किसका काम है, जो दृष्टि की यथार्थता किसका काम होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ये नागपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका बना हुआ था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, वो आपका हो जाएगा शंकु कोशिकाएं, क्या होता है, शंकु कोशिकाएं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ पे और नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। सबसे पहले बताइए, जो आपने नाम सुना ही होगा, जो लिखा होता है कौन सेल लिखा होता है, ये नाम तो आपने कभी बार सुना होगा। एक नोट करना कौन सेल, और एक ये बताइए जो रॉड सेल होती है, एक नोट करना जो रॉड सेल होती है, ये क्या होती है। तो दोस्तों जो आपने सुना होगा, जो हम किसी वस्तु को देखते हैं उसकी रंग की पहचान करते हैं, रंग की पहचान किस वजह से होती है, जो हमारे आंखों में कौन सेल पाई जाती है उसी वजह से हम क्या करते हैं, रंग की पहचान कर पाते हैं। और दोस्तों जिनमें ये कलर, ये तो कौन सेल की कमी होती है, यानी अगर इसकी आपकी कमी हो जाती है, यानी जो कौन सेल होती है, कौन सेल की अगर कमी हो जाती है तो क्या दिक्कत आ जाती है, तो दिक्कत क्या आती है, उससे हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। ये तो आपने सुना ही होगा, कई बार आपकी मेडिकल में दिक्कत आती है कई बच्चों को, उसे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस उसे हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। और दोस्तों एक यहाँ पे जो दिया जा रहा है रोड सेल दिया जा रहा है, रोड सेल से क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं रात में देखते हैं, यानी कि जहाँ पे प्रकाश कम होता है, प्रकाश जहाँ पे कम होता है वहां पे देखने में हम मदद कौन सी सेलें करती है, वो रोड सेल यहाँ पे मदद करती हैं। और जिनमें ये रोड सेल की कमी होती है, अगर इस रोड सेल की क्या हो जाए, रोड सेल की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो वहां पे हमने सुना होगा जो रतौंधी नाम का एक रोग होता है, जिससे हमें रात में नहीं दिखाई पड़ता है, कमी से कौन सा रोग होता है, वो रतौंधी रोग वहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो उल्लू होता है ना, उल्लू जो आपने सुना ही होगा, जो आपका उल्लू होता है, उल्लू में क्या होता है, केवल उसमें रोड सेल ही आपकी वहां पे पाई जाती है। जो उल्लू होते हैं, उल्लू में क्या होता है, रोड सेल ही पाई जाती है, और जिसके कारण उल्लू केवल रात में ही देख पाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि उल्लू में कौन सी सेल पाई जाती है, तो उल्लू में कौन सी सेल पाई जाती है, उल्लू में केवल आपकी रोड सेल ही पाई जाती है, जिस वजह से वह केवल रात में ही देख सकता है और दिन में उल्लू देख नहीं पाता। ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 15 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा दिया जा रहा है पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन है, और ये आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, वह कहलाता है जीवाश्मों का अध्ययन। किसका अध्ययन कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो देर पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी नोट करना है, क्या कहलाता है, वो आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नोट कर लेना, क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये भी पॉइंट याद कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नोट कर लेना, क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी आपका कहलाता है। ये दोनों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री के आपको टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री भी आपके एग्जाम में आती है। जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। जो आपका रेडियम होता है, ये किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, राइट आंसर नोट करना, खनिज का नाम क्या हो जाता है, वो आपका पिच ब्लेंड होता है। क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरा पिच ब्लेंड होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, ये भी नोट करना है। U3O8 को क्या लिखते हैं, पिच ब्लेंड आपका बोला जाता है।
और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुके हैं, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एक तो ये बताइए जो आपका यूरेनियम होता है, नोट करना जो आपका क्या होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम का उपयोग कहाँ पे होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ। जो आपका यूरेनियम होता है, पहला पॉइंट ये नोट करना, यूरेनियम होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सर्वाधिक उपयोग यूरेनियम का कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका उपयोग होता है, परमाणु क्षेत्र में होता है। कहाँ पे उपयोग होता है इसका, परमाणु क्षेत्र में होता है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूरेनियम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है, परमाणु क्षेत्र में होता है, एक ये याद करना। और यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया कहाँ पे जाता है, यानी जो यूरेनियम होता है ये आपका पाया कहाँ जाता है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये जादूगोड़ा जो खदानें होती है, नोट कर लेना क्या होता है इसका पॉइंट नोट कर, जो जादूगोड़ा जो खदानें होती है ये वहां पे निकाला जाता है यूरेनियम। ये दोनों पॉइंट नोट करें, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि माचिस की तिलियों में क्या होता है। तो जो माचिस की तिलियां होती उनमें क्या होता है, उनमें पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। दोस्तों जब भी ये ऑप्शन आपके देगा वहां पे, तो हमेशा ऑप्शन आपका आएगा 60 से लेके 65%। वैसे आपका इसमें क्या होता है, मीथेन में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज आपका हो जाता है, यानी बायोगैस में मीथेन परसेंटेज कितना हो जाता है, वो आपका 60 से 65% आपका हो जाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं के बीच में ऑप्शन आपको नजर आएगा। हो सकता है आपको 60 नजर आ जाए, हो सकता है आपको 65 नजर आ जाए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना, हमारा कितना होगा, 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। यानी बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका 60% यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि भविष्य का ईंधन कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन जो गैस होती है इसको क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसे भविष्य का ईंधन किस वजह से बोलते हैं, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीमान जो आपका होता है अधिक होने के साथ साथ यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन आपका बोला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता क्या है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता क्या है, इसमें होता क्या, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन क्या घटना होती है, इसे बोलते हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाता है। यानी कि ये मान चलना आपका जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन क्या होता है, एक 1s2 ये हाइड्रोजन हो गया, एक 1s2 ये हाइड्रोजन हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन जो क्या करते हैं, साथ क्रिया करते हैं, क्या बनता है, एक हीलियम बनता है। और क्या बनता है, हीलियम बनता है। और कई मात्रा में क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। तो ये क्या होता है, ये कौन सी क्रिया होती है, ये आपके सूर्य में क्रिया होती है, हीलियम का निर्माण होता है और क्या होता है, ऊर्जा बनता है। इसी सारे जो सूर्य में ऊर्जा इसी की वजह से वहां पे होती है। और नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यानी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले सूत्र नोट कर लेना, वो होता है क्या, वो आपका होता है H2O2। क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपका सूत्र हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है क्या, यह आपका ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है। हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है ये क्या होता है, ये आपका ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिखते कैसे, H2O2 की तरह इसे लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सी गैस निकलती है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए जो हमारा सोडियम क्या होता है, सोडियम एक धातु हो जाती है और ये आपकी जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनता है, एक तो आपका यहाँ पे NaOH हमारा बन जाता है और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाती है।
तो इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसको संतुलित भी कर लेते हैं, कितने से 2 से गुणा कर यहाँ हमारा ये बराबर हो जाता है। यानी जब एक धातु पानी के साथ, धातु क्या सोडियम हमारी क्या हो जाती है, सोडियम हमारी आपकी धातु हो जाती है, पानी ये हमारा जल हो जाता है। इसके साथ जब क्रिया होती है तो कौन सी गैस हमें निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है, इसमें पूछा गया सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। हमसे पूछा जा रहा है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है, तो क्या होता है, वो आपका ट्राइटियम हो जाता है। क्या होता है, वो आपका ट्राइटियम हो जाता है। और ट्राइटियम को लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं 1H3। क्या होता है, ये आपका ट्राइटियम हो जाता है। और ट्राइटियम ये भी नोट करना, इसमें आपके न्यूट्रॉन कितने हो, जो ट्राइटियम होते हैं इसमें आपके न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसके कितने समस्थानिक होते हैं ये तो सभी को पता होगा, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। और प्रोटियम क्या होता है, जो हमारा 1H1 होता है, 1H1 क्या होता है, ये आपका प्रोटियम हो जाता है। एक होता है 1H2 होता है, ये आपका होता है ड्यूटेरियम होता है। और जो ये 1H3 हो गया, ये क्या होता है, ट्राइटियम हो जाता है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3, वो 2 न्यूट्रॉन आपके इसमें पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर में आता है, इसमें पूछा गया नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। पूछा जा रहा है जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपका होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र भी नोट करना, क्या होता है, वो आपका CuSO4 और इंटू 5H2O इंटू 5H2, ये आपका कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया पोटेशियम नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी नोट करना, क्या होता है, ये आपका KNO3 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ क्या है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ क्या है। एल्यूमिनियम है, मृदु इस्पात है, तांबा है, जस्ता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 जो ऑप्शन दिए गए, और ये क्वेश्चन को जबलपुर जेडारो में पूछा गया तो इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा यहाँ पे तांबा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और वैसे दोस्तों जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक, अगर ये क्वेश्चन बना होता है सबसे अधिक तन्यता वाला, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, किसकी होती है, तब वहां पे राइट आंसर आपका सोना हो जाता है। यहाँ पे सोना वाला ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पे आपका तांबा राइट हुआ है। अगर यहाँ पे सोना वाला ऑप्शन होता, यानी कि अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं, सोना भी होता है, मृद इस्पात भी होता है, तांबा भी होता है, जस्ता भी होता है, तब भी हमारा राइट आंसर आपका सोना ही वहां पे होता है, क्योंकि सबसे अधिक जो तन्यता होती है वो आपकी सोने की होती है। लेकिन सोना वाला ऑप्शन ना होने की वजह से हम यहाँ पे तांबा वाला ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपको सोना वहां पे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर जो जिसमें सोना लिखा रहेगा वही आपको वहां पे राइट करना है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रही है बेराइट है, इनमें हमें ये बताना कि बेराइट क्या होता है। तो बेराइट होता है क्या, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका BaSO4 क्या होता है, हमारा बेराइट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये BaCl2 दिया जा रहा है ये क्या होता है, ये भी नोट करना, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ये क्या होता है, ये आपका बेरियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, आपका बेरियम क्लोराइड आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपके रासायनिक सूत्र जो मैं जो लिखाता हूँ ये लिखते रहना, कि यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक लेड के नाम से किसे जानते हैं, वो उसका राइट आंसर नोट करना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, ब्लैक लेड के नाम से हम इसे जाना जाता है। और इसकी ये बताइए जो संरचना होती है, इसकी ब्लैक जो हमारा होता है इसकी संरचना कैसी होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, इसकी होती है षट फलकी होती है। अभी नोट करना है कैसी इसकी संरचना होती है, वो आपकी नोट करना कैसी होती है, षट फलकी होती है। इसकी रचना कैसी होती है, षट फलकी इसकी आपकी संरचना आपकी हो जाती है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। इनमें हमें ये बताना है कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो दोस्तों जो दिया जा रहा है फ्लोरीन, ये कार्बन का अपरूप होता है, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट का होता है। लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन का अपरूप नहीं होता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और दोस्तों फ्लोरीन जो हमारा दिया है इसको लिखते कैसे, इसको लिखा जाता है C60, किसका होता है ये फ्लोरीन का ISM लिखा जाता है। तो इसमें जो कार्बन का अप्रूव कौन सा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा दिया जा रहा है ये आपका कार्बन का अप्रूव आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, ये यहाँ पे पूछा गया और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। जो हमारा एल्यूमिनियम दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा नागपुर जेडारो में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। दोस्तों आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि रासायनिक तौर पर जल क्या होता है, यानी रासायनिक तौर पे होता है ये जल क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका एक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ये आपका एक ऑक्साइड होता है। तो ये भी याद रखना। और जल बनता कैसे, जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब इनकी क्रिया होती है तो क्या हमारा बनता है, तो यहाँ पे जल बन जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों जो जल होता है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है। ये तीनों अवस्थाओं में आपका पाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वहां पे एक ऑप्शन आपको जल वाला ऑप्शन भी आपको नजर आ जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, केवल कार्बन से बना पदार्थ कौन सा। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि केवल कौन सा ऐसा पदार्थ है जो केवल कार्बन से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, जो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है, केवल कार्बन से आपका बना हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पे एसिटिक अम्ल दिया, इसके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि जो एसिटिक अम्ल होता है ये किसमें आपका पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आपका जो सिरका होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो एसिटिक अम्ल का सूत्र भी नोट करना क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सूत्र क्या होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है, क्या नोट करोगे, C2H4 नोट करना, C2H4O2, ये किसका हो जाता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। और फिजिक्स की टोटल आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। और एक क्वेश्चन 4 नंबर को होते हैं, 20 नंबर की आपकी यहाँ फिजिक्स भी आपकी पूछी जाती है। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है। जो ऊष्मा प्रवाह होता है निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है, किसके अंतर का परिणाम होता है, ये आपका तापमान के, क्या हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पर नागपुर जेडार में पूछा भी गया था। इसमें पूछा गया कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोड बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, राइट आंसर नोट करना, आइजैक न्यूटन ने। किसने खोज की थी, आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो हेनरी बैकरेल नाम दिया जा रहा है, इन्होंने किसकी खोज की थी, ये भी नोट करना। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता, ये बताइए जो रेडियो सक्रियता होती है, जो क्या होती है, रेडियो सक्रियता होती है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हमारा आंसर क्या होता है, वहां पे हेनरी बैकरेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो विलियम रॉन्टजे दिए जा रहा है, ये इन्होंने किसकी खोज की थी। अगर आपसे ये पूछता, ये बताइए एक्स किरणों की खोज किसने की थी। अगर ये पूछता जो एक्स किरणें होती इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम जो रॉन्टजन दिया जा रहा है, इन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया जा रहा है गिलियोमो मार्कोनी, इन्होंने किसकी खोज की थी। अगर आपसे ये पूछता कि रेडियो तरंगे जो हैं, जो आपकी कौन सी तरह की रेडियो तरंग होती है, इसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पे मार्कोनी का नाम आपका निकल के आ जाएगा। ये भी सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि आंख के मायोपिक दृष्टि या अल्प दृष्टि में क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, इसमें होता क्या, रेटिना के सम्मुख जो प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में आपका पूछा भी गया था।
और दोस्तों होता क्या, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें जो होता है क्या, जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है ना, ये कम हो जाती है, और जिसके कारण से होता है जो लेंस व रेटिना की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, रेटिना के सम्मुख जो प्रकाश किरणें होती है वो केंद्रित होने लगती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें पूछा गया दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गैलिलियो मार्कोनी। क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले मैंने इसको नोट कराया भी, तो क्या हो जाएगा आपका गैलिलियो मार्कोनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर आपसे ये पूछता कि ये बताए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है जो आवेश होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ये भी नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। खोज किसने की, मिल्टन ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछता है ये बताइए जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, किसने इसका नियम दिया था, ये भी नोट करना, न्यूटन ने। किसने इसका नियम दिया, न्यूटन ने इसका नियम दिया था। और एक ये बताइए जो रेडियो धर्मिता होती है, जो हमारे क्या होता है रेडियो धर्मिता, से ये पूछा जाए कि रेडियो धर्मिता के बारे में किसने बताया, ये पूछ ले, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हेनरी बेकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, हेनरी बेकुरल हो जाएगा। ये अभी हमने क्वेश्चन इसको कराया भी था, इसके ऊपर हेनरी बेकुरल हो जाएगा वहां पे। और अगर ये पूछ ले जो एक्सरे किरणें होती है, एक्सरे किरणें होती है, इनकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, रोंटगन ने इसकी खोज की थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों अगर ये पूछता है कि अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ये नियम किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत भी आपका वहां पे दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके बारे में किसने बताया, किसने बताया, ओस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ से जीके आपका स्टार्ट हो जाता है, और जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर की आपकी टोटल जीके यहाँ पूछी जाती है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, और ये लखनऊ जिडावरा में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया 1857 का विद्रोह जो दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडावरा में पूछा भी गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, इसमें जो ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जिडावरा में भी आपका पूछा गया था। और इन्होंने अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे कराया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस बाग का निर्माण इन्होंने कहाँ पे कराया था, जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है अवध, और चौथा है कश्मीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो शालीमार बाग है, ये शालीमार बाग कहाँ पे स्थित है, ये आपका कश्मीर राज्य में आपका स्थित हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो यहाँ पे दिया जा रहा है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, जो दिया जा रहा है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद कौन सा हो जाता है ये भी नोट कर लेना, अनुच्छेद कौन सा होता है वो आपका 32 हो जाता है, अनुच्छेद कौन सा होता है आपका 32 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कितने वर्ष से कम आयु के श्रम का प्रावधान नहीं है, इसमें ये लिखा जा रहा है। इसका क्वेश्चन वैसे ये होना चाहिए, संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों का श्रम का प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट करना कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है 14 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार ये मान के चलना कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, और अन्य किसी परिसंकट में नियोजन भी नहीं लगाया जाएगा। यानी इनसे काम नहीं कराया जा सकता जिनकी उम्र 14 साल से कम हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये आपका होगा देहरादून। कहाँ पे स्थित हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है 42 नंबर, इसमें क्या पूछा गया कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्यों में से है, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन से राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो नासिक जिले से, ये भी नोट करना, जो महाराष्ट्र राज्य होता है कहाँ निकलती है, जो नासिक जिले से, किस जिले से निकलती है, ये भी यहाँ नोट कर लेना, नासिक जिले से निकलती है। और नासिक जिले के एक त्र्यंबक नामक स्थान से, ये भी नोट करना, नासिक जिले से एक त्र्यंबक नामक स्थान है, त्र्यंबक नामक स्थान से इनका ये निकलती वहां से। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, किसे गार्डन सिटी कहते हैं। इन चार ऑप्शन हमें ये बताना है, किसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गार्डन सिटी के नाम से किसको जानते हैं, शिकागो को हम किस नाम से जानते हैं, गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि रिक्टर स्केल से नापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है, वो आपका भूकंप की तीव्रता हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी बैकाल झील। कौन सी झील हो जाएगी, बैकाल झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर आता है, इसमें यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है। इसमें दिए पूछ क्या रहा है कि हमने यहाँ पे सीधा सीधा दिया रहा है कि 0.5 और इसको हमें भाग करना है, किसमें करना है, यानी भाग करना है 0.125 से भाग करना। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा 0.5 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना लिख देंगे, 0.125 लिख देंगे। देखो ये दशमलव हटेगा, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, कितने 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब ये दशमलव हटेगा, 1 जीरो यहाँ पे हमारा नीचे बढ़ जाता है। अब काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 25 से काटो, यहाँ पे कितना होगा, 25 चौके 100 हो जाता है और 25 पंचे 125 हो जाता है। अब इधर ये 5 से ये हमारा 5 कट जाता है, कितना बचा, केवल बच रहा हमारा 4 यहाँ पे बच रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों जो मैथ आपकी आती है बिल्कुल नॉर्मल से आती है, इतनी हार्ड मैथ आपकी यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 47 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा। तो सबसे पहले दिया क्या, यदि 35 घोड़ों के लिए और 21 दिन, यानी घोड़ों की संख्या 35 है, कितने दिन का अनाज था, 21 दिन का अनाज था, यानी नहीं 35 घोड़े थे और 21 दिन का अनाज था। और अनाज है कितना, 270 केजी अनाज है, ऐसे हम इसे लिख देंगे। और आगे क्या दिया जा रहा है, तो 28 घोड़े, घोड़ों की संख्या 28 घोड़ों की दिया जा रहा है और किलोग्राम, और 180 किलोग्राम अनाज यहाँ पे दिया जा रहा है। कितने दिनों के लिए, दिन हमसे पूछा जा रहा है, हम मान लेते हैं x दिन के लिए हो जाएगा। बस हमें इसी x का मान यहाँ पे हमारा निकालना है, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो जो वैल्यू कटेगी काट देंगे, यहाँ पे सीधा सीधा क्या करें, x बराबर कितना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है 35 गुणे 21 हो जाएगा। अब बटे कितना 270 हो जाएगा, यहाँ कितना 270 लिखा। अब ये क्या होगा, 180 यहाँ पे हमारा ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 28 किधर आ जाएगा, 28 हमारा आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसे हम काट लो, जो 10 से 10 कट जाएगा, जो जो वैल्यू यहाँ पे हमारी कट रहे हैं सारी वैल्यू यहाँ से आप काट लेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, जो जो वैल्यू मान कट जाए यहाँ पे 5 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, वो आपका आएगा 17 सही 1/2 निकल के आ जाएगा। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी कितनी, 17.5 दिन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो मैथ आती है बिल्कुल नॉर्मल से आती है, इतनी हार्ड मैथ आपकी वहाँ पे नहीं पूछी जाती। आप बड़ी आसानी से, जो वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें अगर आपके बेसिक मैथ भी सही है वहाँ पे तो। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वो एक साथ कार्य करे तो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता, जैसे वैसे क्वेश्चन कई तरह से आपका लग सकता है, लेकिन कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आपसे समय पूछा जाए, वहां पे समय सीधा सीधा क्या करेंगे, जो आपके दिए गए इसे लिख देंगे 48 इंटू 60 कर देंगे और दोनों क्या कर देंगे 48 प्लस 60 कर देंगे। तो इससे 48 गुणे 60 करें कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 48 गुणे 60 करें कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2880 हो जाएगा। और ये नीचे जो हमारा 48 प्लस 60 दिया, इनको योग करें कितना आ जाएगा 108 आपका आ जाता है। अब इसको जैसे मान लो भाग करो, यहाँ पे 2880 दिया 108 को भाग करो कितना आएगा, इससे जब इसे काटें कितना आ जाता है, ये हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 80/3 बार जाता है। और 80 का 3 से भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, इसे भाग करो 3 को भाग 80 करो कितनी बार, 3 दूनी 6 यानी कि 26 सही 2/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं 26 मिनट तो हमारा सीधा सीधा आएगा। और यहाँ पे हम जो ऑप्शन चेक करते हैं, केवल जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया इसी में हम देख रहे हैं 26 मिनट दिया जा रहा है, तो 26 मिनट हमारा सीधा सीधा हो गया 26 मिनट वाला। वैसे हम राइट आंसर तो ए को हम वैसे ही मान लेते हैं, लेकिन जो 2/3 मिनट है इसको अगर सेकंड में बदलेंगे कितने गुणा करेंगे, 2/3 मिनट सेकंड बदलेंगे 60 से गुणा कर दो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 बार जाएगा, 2 दूनी 4 यानी सेकंड कितने आएगा 40 सेकंड हो जाएंगे। यानी राइट आंसर क्या हो गया 26 मिनट हमारे हो गए और 40 सेकंड हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है 49 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया यानी 4/8 दिया गया और भागे और ब्रैकेट में क्या 1/2 माइनस का 1/3 और गुणे 4/6 यहाँ पे दिया जा रहा है। ये सवाल इसमें दिया जा रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करें ये तो सभी को पता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6 हो गया, तो इधर कितना होगा 3 हो गया, इधर कितना 2 हो गया, 3 और 2 घटे कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा लिखा है भाग है, इधर कितना 4/8 है, यहाँ पे कितना है गुणे 4 आपका ये 6 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिखेंगे 4/8 है। अब ये भाग को गुणा में बदलते हैं, कितने गुणा होता है 6 से गुणा हो जाता है। और यहाँ पे आगे कितना लिखा है 4/6 लिखा हुआ है। अब काटो 6 से 6 हमारा ये कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से ये काटो कितना है 2 हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या दिया जाए, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर जेडआर में पूछा भी गया था। दोस्तों जो आपके 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अगर आपके बेसिक मैथ सही ना 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे आप बना लेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु के 2 गुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो हम ये मान लेते हैं उसकी जो वर्तमान आयु कितनी है, हम ये मान लेते हैं वर्तमान आयु उसकी 100 हो गई। ठीक, अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद क्या होता है x + 8 हो जाएगा। ठीक है, और अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 6 हमारी हो जाएगी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की 2 गुनी उम्र की होगी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यानी दिया क्या जा रहा है x + 8 बराबर दिया जा रहा है 2x - 6 यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा x + 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस के 6 गुणे 2 करेंगे कितना 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर x का मान इधर लेके आएंगे, 2x में x घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा x बच जाएगा। और इधर कितना ये 12 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो और यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, x ही मानी, तो x का मान अगर 20 है तो वर्तमान आयु कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 20 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मैं जितने यहाँ पे सेट करा रहा हूँ सारे सेट नोट करते चलना, आपके हर सेट से ये मान चलना कम से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर सेट से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करा नोट्स तैयार करते चलना, और जो यहाँ मैं रिवीजन क्लासेस करा रिवीजन करते रहना, आपके एग्जाम से यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।